हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है। सो इन दिस वीडियो हम सर्वे के वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन लाइनर नहीं है लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आप फाइंड आउट करोगे। सो आई वुड से आप यहाँ से अगर स्कोर अच्छा करते हो देन आई वुड से आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस होगा इनका लेवल, ठीक है, मीडियम भी रहेगा, मॉडरेट लेवल भी रहेगा, सॉरी, और आपका लो लेवल का भी रहेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करेंगे ये वाला सेशन। देखिए हमारी जो चैनल है इस पे आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेशंस डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, तो दीज प्रैक्टिस सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो आपका जेई का एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो इसमें हमने लगभग 2 दिन हमने क्लासेस अटेंड किए। तो यहाँ पे 7:30 PM पे एक क्लास होता है आपका एसओएम का, और दूसरा क्लास आपका 10 PM पे होता है आरसीसी का। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे लाइव प्रैक्टिस हो रहा है, और आपके जो भी डाउट रहेंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका टारगेट जो है दैट इज अराउंड 28 to 30 डेज में हम इसको फिनिश करेंगे इस सीरीज को। ठीक है, आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। देखो फिर बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और इस जो कोर्स है इसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। और यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, प्लस लर्नर का नाम आएगा अगर आप हमारा चैनल ज्वाइन करते हो। और याद रखना आपको 359 पे करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ज्वाइन द चैनल मेंबरशिप। इसमें आपको मंथली जूम मीटिंग्स हम रखते हैं, वीकली रखते हैं। ठीक है, और ये वाला तो नहीं मिलेगा, मॉक टेस्ट अभी नहीं है हमारे पास में, टिप्स मिलेगा रिगार्डिंग द गाइडेंस मिलेगा, स्पेशल क्लासेस ऑन एवरी सब्जेक्ट मिलेगा, या पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो जो हम क्लास में हम, ठीक है ना, डिस्कस करते हैं, फिर हम लेटर ऑन ग्रुप में शेयर करते हैं। इसके बाद ये आपका क्लास टाइमिंग है, 7:30 पे क्लास रहता है हमारा, और 10 PM पे क्लास रहता है हमारा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलिए पहला क्वेश्चन है, इफ द इंजीनियर स्केल of a drawing sheet is 1 centimeter is equal to 5 meters, fraction scale is, आसान है, तो 1 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाय 5 मीटर, है ना, 5 मीटर। तो यहाँ पे याद रखना आर एफ ऑफ द स्केल क्या होता है। ठीक है ना, आर एफ हम स्केल लिखते हैं 1:x, 1:x, यही x का वैल्यू बोलना है, तो सेम यूनिट होना चाहिए ऊपर भी और नीचे भी। तो लिखेंगे 1/5, देखो ऊपर सेंटीमीटर लिखा है तो 5 मीटर्स है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/500 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो 500 आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ x विल बी 500। ये आपका पहला क्वेश्चन डिस्कस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ पे श्रिंक फैक्टर एक ओल्ड मैप का गिवन है, तो इसके साथ साथ आपको फाइंड आउट करना आर एफ ऑफ द स्केल इज गिवन है। ठीक है ना, देन द रिवाइज्ड स्केल, यानी जो आपका श्रंक स्केल होगा या रिवाइज्ड स्केल होगा। तो श्रंक स्केल होता है, ठीक है ना, ओरिजिनल स्केल मल्टीप्लाई बाय श्रंक फैक्टर, यही होता है। सो यहाँ पे ओरिजिनल स्केल आपका 12400 मल्टीप्लाई बाय श्रंक फैक्टर कितना है, तो श्रंक फैक्टर आपका 24 बाय 25 है। तो आप कर सकते हो इसको, आप सॉल्व, है ना। देखिए कैसे सॉल्व होगा, इट इज 24 डिवाइडेड बाय 2400, तो हम लिख सकते हैं ना 1 डिवाइडेड बाय, इसको हम 100 लिख सकते हैं ना, ऑब्वियसली 100 लिख सकते हैं, इंटू में 25। तो आपका जो श्रंक स्केल आएगा दैट इज इक्वल टू 1/2500। देखिए बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन है, सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा। चलिए, तो लेंथ एंड ब्रेडथ, ठीक है, एक फील्ड का जिसका एरिया यहाँ पे गिवन है, तो मैप पे इसका लेंथ एंड ब्रेडथ गिवन है। ठीक है, आर एफ ऑफ दी स्केल आपको निकालना है। आर एफ कैसे निकालते हैं, इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर एरिया दिया रहेगा, आर एफ कैसे निकालते हैं, तो सर कुछ नहीं होता है, आर एफ को लिखना पड़ता है अंडर रूट ऑफ मैप डिस्टेंस, ठीक है ना, मैप डिस्टेंस बाई ग्राउंड डिस्टेंस यही लिखना पड़ता है। ऑब्वियसली सर ये आएगा अंडर रूट ऑफ, देखिए इसको क्या लिखेंगे सर, 12 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय करेंगे 3 3, देखो
3333 ठीक है ना 600। देखो सर ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, नीचे आएगा मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर स्क्वायर को भी कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, देन यू विल बी गेटिंग अंडर रूट ऑफ ठीक है ना 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3360। देखो ये मीटर स्क्वायर है तो मैं करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया कन्वर्ट। नाउ विल बी एबल टू फाइंड आउट। तो कैसे निकालोगे आप, अगर मैं इसका चेक करता हूँ आंसर, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू यूज द कैलकुलेटर बिकॉज टाइम हमारे पास कम है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी 12 इंटू 7 ठीक है डिवाइडेड बाई 336 0 ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यू विल बी गेटिंग व्हाट, चले तो यू विल बी गेटिंग 1/2000। तो इसका जो आंसर है वो 1/2000 आ रहा है, ठीक है। ये इसका आरएफ ऑफ द स्केल है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, दिस इज अगेन अ गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द फील्ड मेंशन किया गया था, ठीक है। एरिया ऑफ द फील्ड इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी मैप का जो एरिया है वो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर एक श्रंक स्केल है जिसका श्रंक फैक्टर आपको गिवन है, कैलकुलेट द ओरिजिनल एरिया, स्क्वायर मीटर्स में आपको एरिया फाइंड आउट करना है ऑन द फील्ड इफ द ओरिजिनल स्केल इज 1/50। तो कुछ नहीं करना है सर, पहले 1 सेंटीमीटर ठीक है ना डिवाइडेड बाई 50, ये आपका ओरिजिनल स्केल है। तो श्रंक फैक्टर ठीक है, श्रंक स्केल निकालो क्योंकि मैप आपका श्रंक हो गया है। तो जो श्रंक स्केल आएगा अभी बोला था आपको 1/50 ओरिजिनल स्केल इंटू श्रंक फैक्टर कर लो। तो श्रंक फैक्टर क्या है यहाँ पे, यहाँ पे श्रंक फैक्टर है 0.9। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, तो इसको लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाई 500। तो दैट इज इक्वल टू 1/500 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा, है ना। तो ये इसका स्केल बन गया, ये इसका स्केल बन गया। नाउ देखो आपको पता है मैप एरिया जो होता है, या आप स्केल लिखते हो, स्केल इज इक्वल टू मैप एरिया, मैप एरिया मल्टीप्लाई या ठीक है ना स्केल स्क्वायर इज इक्वल टू मैप एरिया बाय ग्राउंड एरिया। तो ग्राउंड एरिया आपको निकालना है, दैट इज इक्वल टू ठीक है ना मैप एरिया। मैप एरिया आपका कितना है सर, मैप एरिया इज, हाँ जी मुझे लगता है रॉन्ग किया हमने। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, एक सेकेंड, हाँ जी ठीक है। चलिए तो ग्राउंड एरिया हमें निकालना है, तो मैप एरिया डिवाइडेड बाय स्केल आ जाएगा। अब मैप एरिया आपके पास कितना है सर, मैप एरिया तो हमारे पास में 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय स्केल करते हैं तो स्केल आएगा 1 बाई, देखिए स्केल क्या आएगा सर, वो आएगा 1 बाई या 9/500 आएगा। चलिए 9 डिवाइडेड बाई 500, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना। तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। आप अगर इसको मीटर स्क्वायर में लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई करना है ना 10⁴ तो निकाल सकते हो आप, ठीक है। चलिए तो आई विल फाइंड आउट 250 मल्टीप्लाई बाय 500, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय ठीक है ना, यहाँ हम डिवाइड करेंगे, इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे 9 से। तो यहाँ पे 1388, 1388 कहाँ गया 1388। तो यहाँ पे हाँ स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, सॉरी ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। चलिए फिर से करते हैं। तो 2500 यहाँ पे स्क्वायर है, 250 मल्टीप्लाई बाय करते हैं, मल्टीप्लाई बाय करते हैं 500, मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय करेंगे 9981। तो इट कम्स आउट टू बी 77145, हाँ। तो क्लोज एरिया जो है दैट कम्स आउट टू बी दिस, ये आपका क्लोज एरिया है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो इसका। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको स्टेटमेंट करेक्ट ढूंढना है, ठीक है ना। करेक्टेड एरिया ऑफ द मैप, ठीक है, और श्रंक फैक्टर में क्या डिफरेंस है। तो करेक्टेड एरिया क्या होता है, करेक्टेड एरिया ऑफ द मैप वो होगा श्रंक स्केल, श्रंक स्केल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा श्रंक फैक्टर होल स्क्वायर, श्रंक फैक्टर होल स्क्वायर, यही आता है ना ऑब्वियसली। तो करेक्टेड एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू श्रंक फैक्टर स्क्वायर। So it is directly inversely proportional to square of shrunk factor। यहाँ पे आपका डी आंसर है। नेक्स्ट,
So 5 centimeter on the original map shrinks to 4.6 centimeter on the, ठीक है ना, यानी shrunk हो गया है लाइन। आपको यहाँ पे निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द श्रंक स्केल। तो सबसे पहले श्रंक स्केल क्या होता है? श्रंक स्केल होता है ओरिजिनल स्केल। ओरिजिनल स्केल, ओरिजिनल स्केल डिवाइडेड बाय क्या होता है? श्रंक फैक्टर, ठीक है ना। तो ओरिजिनल स्केल सर कितना है? वो 1/80 मीटर है। और श्रंक फैक्टर क्या होगा? तो श्रंक फैक्टर होगा, ठीक है, श्रंक लेंथ दैट इज 4.6 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे तो 4.6 डिवाइडेड बाय 5, तो दैट इज 0.92 आपका क्या आ रहा है? 0.92 आपका सर आ रहा है श्रंक फैक्टर, ठीक है ना। चलिए आप, लेकिन आप निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो आपका श्रंक स्केल आएगा दैट इज 1/80 है ना, 1/80। तो डिवाइड करना है श्रंक फैक्टर से। तो श्रंक फैक्टर क्या है? जरा बोलो, श्रंक फैक्टर क्या है? श्रंक फैक्टर आपका 0.9 है ना, 0.9 श्रंक फैक्टर। चलिए डिवाइड कीजिए श्रंक फैक्टर से, तो क्या आएगा बोलिए। सो व्हाट विल बी द आंसर? ठीक है, निकाला किसी ने आंसर? तो जो श्रंक फैक्टर आएगा कितना आएगा? एक सेकंड देना, एक सेकंड देना। तो यहाँ पे श्रंक आर एफ इज या श्रंक स्केल इज, ठीक है। चलिए, श्रंक स्केल इज, चलो तो इसका आंसर क्या आएगा? तो 0.92, देखो ये आया श्रंक फैक्टर। तो डिवाइड करो ना श्रंक फैक्टर से, ठीक है, यानी 0.92 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, आई वुड से 80/0.92 करो। 80/80/0.92, तो कितना आ रहा है? 86.95। तो यहाँ पे 86.95, 86.95। ये श्रंक स्केल क्या होता है? देखो श्रंक स्केल होता है, श्रंक स्केल होता है, देखो श्रंक स्केल होता है ओरिजिनल स्केल मल्टीप्लाई बाय श्रंक फैक्टर। मैंने रॉन्ग लिखा था, मल्टीप्लाई बाय श्रंक फैक्टर, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो वही तो यहाँ पे डिवाइड होगा। ये होगा 0.92 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 80, वही मैंने लिखा 1/80/9.92। तो राइट आंसर इसका सी है, ठीक है ना, राइट आंसर इसका सी। नेक्स्ट देखिए, स्टेप्स इन प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क में कौन कौन सा स्टेप्स हम यूज करते हैं? सो सर सबसे पहले हम करेंगे मैप स्टडी। मैप स्टडी के बाद रिकॉनिसेंस सर्वे करेंगे, उसके बाद प्रिलिमिनरी सर्वे करेंगे, उसके बाद लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट करेंगे, एंड लास्ट में डिटेल्ड सर्वे करेंगे। सो राइट आंसर इसका क्या आ रहा है? राइट आंसर इसका बी आ रहा है। आसान आसान क्वेश्चन है। कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन इफ द लिमिट ऑफ सर्वे इज, देखिए कभी इसमें लिखते हैं ना 195, कोई बुक लिखता है 195, ठीक है ना, किलोमीटर स्क्वायर। बट जो मोर प्रेफर्ड है दैट इज मोर देन 260 सेंटीमीटर, 260 किलोमीटर स्क्वायर। व्हेन द एरिया इज ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर तब हम लेते हैं। तो वी विल गो विद द क्लोज आंसर दैट इज डी, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज, है ना, लार्ज वाटर बॉडीज। नेक्स्ट ठीक है, एज पर IS 962 द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन पैरेलल लाइन्स, ठीक है, इंक्लूडिंग हैचिंग कितना रहना चाहिए बोलिए। तो मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन पैरेलल लाइन्स इंक्लूडिंग हैचिंग इट शुड नॉट बी लेस देन 0.7 mm, 0.7 mm से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 1 स्क्वायर फीट, देखो 1, ठीक है, फीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, कितने मीटर स्क्वायर, कितने मीटर स्क्वायर के इक्वल टू होता है? याद रखना 0.093, 0.093 याद रखना, ठीक है ना। या अगर आप ऐसे लिखते हो 3.25, ठीक है ना, 3.25 फीट दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 1 मीटर, 1 मीटर। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 1 फीट इज इक्वल टू 1/3.25, है ना। तो फिर स्क्वायर करना है तो इसलिए 3.25 से दोबारा मल्टीप्लाई होगा, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट जो A1 ड्राइंग शीट होता है उसका डायमेंशन क्या होता है बोलिए। सो आई वुड से इसका जो डायमेंशन होता है दैट इज 954 इंटू, ठीक है ना, 841 mm स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट। सो फुल फॉर्म ऑफ GL, GL का फुल फॉर्म क्या, सॉरी CL, CL का फुल फॉर्म क्या है?
इट इज द सेंटर लाइन, इट इज द सेंटर लाइन, CL इज द सेंटर लाइन। आसान आसान क्वेश्चन है। टोपोग्राफी सर्वे करना है ड्यूरिंग द बिल्डिंग साइट, स्केल कितना रहना चाहिए? यूजुअली सर स्केल 1/10 रहता है, 1/10 से छोटा रहता है। बिल्डिंग के लिए 1/10 से छोटा रहता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 मीटर और लेस, ठीक है ना, और लेस। नेक्स्ट, तो 100 फीट लॉन्ग चेन है और 100 लिंक्स है, तो कौन सा चेन हो गया? दैट इज इंजीनियर्स चेन, इंजीनियर्स चेन। आसान आसान क्वेश्चन है। मीट्रिक चेन 100 लिंक्स, ठीक है ना, 20 मीटर चेन एंड 100 लिंक्स, राइट। रेवेन्यू चेन एंड गंटर्स चेन इज देयर, राइट, यू कैन फाइंड आउट, ये तो आसान है, ठीक है ना। वेरिएशन इन पुल इज द टाइप ऑफ एरर, देखो ये तो सिस्टमैटिक एरर है, ये तो सिस्टमैटिक एरर है। वेरिएशन बाय पुल, यानी पुल करेक्शन क्या आता है सर? पुल करेक्शन जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा पुल, दैट इज इक्वल टू पुल करेक्शन। तो PL/E, ठीक है ना, PL/E सर, ठीक है ना, PL/E। तो याद रखना ये क्या होता है सर, सिस्टमैटिक है तो कम्युलेटिव बन जाएगा, कम्युलेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कंपनसेटिंग तो नहीं कह सकते, कम सॉरी, कंपनसेटिंग तो नहीं कह सकते, तो क्या कह सकते हैं सर? तो सीधे कह सकते हैं कम्युलेटिव, कम्युलेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपका एरर पॉजिटिव होगा तो इसमें करेक्शन नेगेटिव होता है, करेक्शन इज नेगेटिव, रिमेंबर। नेक्स्ट, चलिए देखो, ऑथराइज्ड सर्वेयर मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द प्लान ड्रॉन टू द स्केल ऑफ 1/1 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो एक प्लान है, ठीक है, उसमें स्केल यूज किया है 1/50, 1/50 स्केल यूज किया है ऑब्वियसली। अब क्या पूछा है? द डिस्टेंस वाज फाउंड टू बी 500 mm। तो इन्होंने, इस ऑथराइज्ड सर्वेयर ने काम किया, इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट किया 500 मीटर का, और लेटर ऑन इसको पता चला कि मैंने स्केल रॉन्ग यूज किया था, यानी मैंने यूज किया था 1 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब एरर आएगा। तो सर ये जो 500 मीटर इन्होंने मेजर किया, ऑब्वियसली ये रॉन्ग वैल्यू होगा। ये क्या होगा? ये रॉन्ग वैल्यू होगा। बिल्कुल सही बात है, रॉन्ग वैल्यू होगा। तो हम क्या करेंगे सर? हम याद रखेंगे रॉन्ग इंटू रॉन्ग इज इक्वल टू ट्रू इंटू ट्रू, राइट। तो सर हमने 500 रॉन्ग निकाला, इसमें यूज किया 1/25, 1/25 RF 1/25, ये भी तो रॉन्ग है सर। इज इक्वल टू ट्रू डिस्टेंस निकालना है, TD आपको निकालना है, मल्टीप्लाई बाय ट्रू RF क्या है? वो तो 1/5, 1/50 है। तो आपका TD आ जाएगा, ठीक है ना, 1000 आ जाएगा, 1000 मीटर। आसान आसान क्वेश्चन है, आई एम नॉट टेकिंग द ह्यूज टाइम। इन सर्वे विच ऑफ द एरर रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ प्रिसिशन इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू, यानी जहां पे आप लगाते हो रेंज ऑफ प्रिसिशन, ठीक है ना, रेंज ऑफ प्रिसिशन। सिस्टमैटिक एरर तो नहीं हो सकता है ना, ऑब्जर्वेशनल एरर भी नहीं हो सकता है। तो एक्सीडेंटल एरर्स में आप लगाते हो रेंज ऑफ प्रिसिशन। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना, ये हम फाइंड, यहाँ प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द प्रोबेबिलिटी। तो वी डू नॉट नो दीज एरर्स, कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, हम ये सब नहीं जानते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सीडेंटल एरर। नेक्स्ट, so which of the following accessory of the chain is used to move the points on the ground while chaining the sloping ground? स्लोपिंग ग्राउंड को आपको, ठीक है ना, स्लोपिंग ग्राउंड में आप चेनिंग कर रहे हो, आपको पॉइंट्स को मूव करना है, पॉइंट्स को मूव करना है। देखो स्लोपिंग ग्राउंड है ना, स्लोपिंग ग्राउंड है, तो यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल पे आपको प्रोजेक्ट करना है। सो यू विल यूज द प्लम्बिंग बॉम्ब। क्या यूज करोगे? प्लम बॉम्ब, सॉरी, प्लम बॉम्ब। द लाइन विच इज, हाँ, कलेक्ट द डेटा, ठीक है ना, कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ द डिटेल, तो उसको क्या बोलेंगे सर? दैट इज टाई लाइन। बेस लाइन लॉन्गेस्ट लाइन होता है, ठीक है ना। चक लाइन करेगा एक्यूरेसी चक। मेन सर्वे लाइन, ठीक है ना, विच कनेक्ट्स द स्टेशन, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट, a length of the line was measured with 25-meter chain was found to be 300 meter. What is the true length of the line if the chain was 10 centimeter too long? 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है, ठीक है ना। तो हम यहां पर भी याद रखेंगे ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, ऐसे ही याद रखेंगे। क्यों? देखो ट्रू क्या होता है, देखो हमें अंदर से पता है कि 25 मीटर चेन है, तो ये इसका ट्रू लेंथ है, राइट, ये इसका ट्रू लेंथ है।
और हम मेजर जो डिस्टेंस कर रहे हैं ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हम जो लेंथ यूज कर रहे हैं, हम चेन का लेंथ यूज कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, है ना। 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, तो चेन का लेंथ जो है वो 25 प्लस 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 मीटर, तो 25.1 मीटर आपका चेन का लेंथ है। ये तो रॉन्ग वैल्यू है, डेजिग्नेटेड वैल्यू से डिफरेंट है ना, डेजिग्नेटेड वैल्यू इज 25, राइट। तो यही पर ट्रू डिस्टेंस आपको निकालना है। सर इससे जो डिस्टेंस 300 मेजर किया ये रॉन्ग है, 300 मेजर रॉन्ग किया था, मल्टीप्लाई बाय रॉन्ग 25.1 है, तो यहाँ से टी डी निकाल सकते हो। देखो सर टी डी जो आएगा इट इज 300, देखो कैसे निकालोगे, 300 मल्टीप्लाई बाय 25.1 divided by 25, so you will be getting 301.2 meters। तो राइट आंसर इसका बी है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से चलिए, इसको बाद में करते हैं इस वाले क्वेश्चन। चलिए, so metallic tap है, originally 20 meter is now found to be 20.2 meter long, 2 points on the ground ought to be marked 50 meter apart, what measurement must be made using this tape। तो दोनों जो पॉइंट्स है वो 50 मीटर अपार्ट है, इसका मतलब दो पॉइंट्स के बीच में ट्रू लेंथ कितना है, ट्रू लेंथ आपका 50 मीटर है, तो 50 मीटर इंटू ट्रू लेंथ दैट इज डेजिग्नेटेड लेंथ वो क्या होता है, वो 20 है, इज इक्वल टू जो रॉन्ग लेंथ हम मेजर करेंगे या रॉन्ग डिस्टेंस मेजर करेंगे, मल्टीप्लाई बाई करेंगे इसको जो रॉन्ग टेप डेजिग्नेटेड लेंथ है, वो आपका 20.2 है ना, होना चाहिए 20 मीटर, वो 20.2 है, टू लॉन्ग या टू शॉर्ट है, तो यहाँ से आप रॉन्ग डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो कितना रॉन्ग डिस्टेंस हम मेजर करेंगे सर, 50 इंटू 20 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, 20.2, तो वो आएगा 49.5, ठीक है, 49.505। तो राइट आंसर इसका ये आ रहा है, ठीक है ना, ये आ रहा है। नेक्स्ट, इन द क्लोज ट्रावर्स, ठीक है, कंडीशन ऑफ द फाइव कंसिस्टेंस ऑफ फाइव साइड्स, द समेशन ऑफ ऑल इंक्लूड एंगल्स, तो 2n माइनस 4 इंटू 90 होता है, ऑब्वियसली 5 है, देखो 5 साइड से ना, n इज नंबर ऑफ 5 लिखेंगे, माइनस में 4 मल्टीप्लाई बाय 90, तो कितना आएगा देखो, इट इज 10 माइनस 4 इज व्हाट, दैट इज 6 इंटू 90, तो कितना होगा, तो ये आ जाएगा आपका 540, तो क्या आएगा वैल्यू, 540 आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्लोज ट्रावर्स एबीसी रन एंटी क्लॉकवाइज में रन कर रहा है, चलिए, तो ए बी सी, ठीक है ना, डी, तो ये ए, एक सेकंड आई मेक दिस एग्जैक्ट, तो देखो कैसे सर, ठीक है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी पॉइंट से सी पॉइंट, सी पॉइंट से डी पॉइंट, ठीक है ना, डी पॉइंट से वापस ए पॉइंट, तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी पॉइंट, तो क्या पूछ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रन हो रहा है, बिल्कुल। तो एंटी क्लॉकवाइज में इंक्लूडेड एंगल क्या लेते हैं सर, इंटीरियर लेते हैं। इफ द फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 120, फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 120, चलो इसका जो फोर बेरिंग है वो 120 है, चलो ये 120 है, हाँ, एंड दैट ऑफ लाइन बी सी इज 55, तो बी सी लाइन का 55 है, चलो ये वाला 55 है। आगे क्या पूछा है, देन इंक्लूडेड एंगल एट बी, ठीक है ना, बिटवीन द लाइन ए बी एंड बी सी, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, तो इंटीरियर होता है इंक्लूडेड एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ये होगा टोटल 120, 120 में से 90 हटा देंगे, ये 90 हटा देंगे, तो कितना बचा, 30 बचा, तो सर ये एंगल आपका 30, ठीक है, ये एंगल आपका 30, तो ये वाला एंगल आपका कितना, ये भी 30, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला आपका कितना, ये वाला आपका 60 है, तो टोटल एंगल आएगा ना 60 प्लस 55, तो 60 प्लस 55 कितना होगा, so 60 plus 55, how much is the answer, I think 115 डिग्री, तो राइट आंसर इसका क्या आ रहा है, सी आ रहा है। नेक्स्ट, if the magnetic bearing of a sun at a place in northern hemisphere is 180, the magnetic declination at that place is मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट प्लेसेस, तो ट्रू बियरिंग क्या लिखते हैं, ट्रू बियरिंग इज मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन डेल्टा, तो जब सन नून पे होता है साउदर्न हेमिस्फीयर पे, इसका ट्रू बियरिंग कितना होता है, वो 180 होता है, याद रखेंगे सर, दैट इज 180, तो ट्रू बियरिंग इज 180 इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग इज, आपको फाइंड आउट क्या करना है,
देखो, हाँ, मैग्नेटिक बेरिंग हेमिस्फीयर इज द मैग्नेटिक बेरिंग डिक्लिनेशन, द मैग्नेटिक बेरिंग इज 180, हाँ मैग्नेटिक बेरिंग 180 है, प्लस माइनस डिक्लिनेशन, तो सर डिक्लिनेशन 0 आ जाएगा। तो याद रखेंगे ट्रू बेरिंग इज 180, ठीक है, व्हेन द सन इज एट द साउदर्न हेमिस्फीयर नून में, मिडनाइट में ट्रू बेरिंग कितना होता है, 360 होता है, याद रखना, ठीक है ना। चले नेक्स्ट करेंगे बात, ट्रू बेरिंग ऑफ लाइन एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस आर दिस, ठीक है ना, ईस्ट है ईस्ट, द मैग्नेटिक बेरिंग इज, तो मैग्नेटिक बेरिंग आपको निकालना है, मैग्नेटिक बेरिंग क्या होता है, मैग्नेटिक बेरिंग होता है ट्रू बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, तो ट्रू बेरिंग कितना है 38, 25, 50, ठीक है ना, ईस्ट यूज करना है तो प्लस यूज करना है ना, प्लस यूज करना है ऑब्वियसली, ट्रू बेरिंग या ऐसे निकालेंगे, ऐसे एक सेकंड देना, ऐसे निकालेंगे, तो ट्रू बेरिंग इज मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, ऐसे लिखेंगे, तो ट्रू बेरिंग इज मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, तो ट्रू बेरिंग कितना है 38, 25, 50 इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग आपको निकालना है, ठीक है ना, डिक्लिनेशन के लिए ईस्ट है तो प्लस यूज करेंगे, तो +3 डिग्री 0, 0, 50 सेकेंड, निकालो आप मैग्नेटिक बेरिंग, तो मैग्नेटिक बेरिंग कैसे निकालते हो, देखो सर ये 38 है, ठीक है ना, 25 मिनट है, 50 है, ये आएगा 3, ये आएगा 0, 0, ये आएगा 50, ऑब्वियसली सर देखिए 50 + 50 दैट इज 100 सेकंड्स, 100 सेकंड्स को हम लिख सकते हैं कैसे, 100 सेकंड्स को कैसे लिखेंगे, तो सर जो 100 सेकंड्स आएंगे वो आपको लिख सकते हैं 40 सेकंड्स लिख सकते हैं ना, 50 + 50, हाँ 50 + 50, माइनस होगा कि प्लस होगा, जरा चेक करते हैं माइनस होगा या प्लस होगा, सो मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, ठीक तो है, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन ईस्टर्न है तो प्लस होगा, मैग्नेटिक बेरिंग यहाँ माइनस होगा, हाँ माइनस होगा सॉरी, यहाँ माइनस होगा, तो ये तो 0, 0 आएगा, ये 25 आएगा, ये आएगा 35, माइनस होगा, तो यहाँ कहाँ है, कहाँ है, सी है। नेक्स्ट, a closed traverse ABC runs in clockwise direction, the included angle at ABC calculated by, देखो क्लॉकवाइज रन कर रहा है, इंक्लूडेड एंगल एट ए, देखो क्लोज ट्रावर्स ABC रनस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी पॉइंट है, फिर लास्ट में वापस आ रहे हैं, तो सर ये ए बी सी और डी पॉइंट है, ठीक है ना, डी पॉइंट है, तो आपको कहाँ पर ये क्लॉकवाइज रन कर रहा है ना, देखो क्लॉकवाइज रन कर रहा है, क्लॉकवाइज, द इंक्लूडेड एंगल एट ए, इंक्लूडेड एंगल एट ए आपको, चलिए ये वाला जो लाइन है एक सेकंड इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ, तो ये वाला जो एंगल है देखो, हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल क्या किसका निकालना है, इंक्लूडेड एंगल एट ए निकालना है, ए निकालना है ना, वो कैसे निकालोगे, देखो हम यहाँ पे ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल इंक्लूडेड एंगल कौन सा निकालना है, सर इंक्लूडेड एंगल क्लॉकवाइज है तो बाहर का एंगल होगा, बाहर का एंगल होगा ना, ऑब्वियसली बाहर का एंगल होगा, तो हम लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं फोर बेरिंग ऑफ ए बी, देखो बैक बेरिंग ऑफ डी ए, नहीं 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 क्या लिखना है, देखो सो इंक्लूडेड एंगल एट ए, इंक्लूडेड एंगल एट ए कैसे लिखते हैं, देखो हम लिखते हैं, जरा अगर इंक्लूडेड एंगल निकालना होता है कैसे निकालते हैं इंक्लूडेड एंगल, देखो ये फोर बेरिंग है, ये फोर बेरिंग है ए बी का, ठीक है, ये फोर बेरिंग है, और साथ में ये बैक बेरिंग है, ये बैक बेरिंग है ना, बैक बेरिंग किसका, एडी का, बैक बेरिंग किसका, एडी का, ठीक है, तो हमें क्या करना है, फोर बेरिंग ऑफ ए बी माइनस बैक बेरिंग, हाँ ये बड़ा एंगल निकालना है, बड़ा एंगल, तो हमें फोर बेरिंग निकालना है इसमें, फोर बेरिंग निकालना है और क्या निकालना है, और निकालना है इसमें फोर बेरिंग, हाँ बैक बेरिंग भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 180 फोर बेरिंग, हाँ 180 माइनस करेंगे फोर बेरिंग, हाँ जी, तो यही करेंगे ना, देखो 180 नहीं 360 होना चाहिए फोर बेरिंग ऑफ, चलो इसको चेक करना, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इंक्लूडेड एंगल इज फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन ए बी है, फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन ए बी माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, प्रीवियस लाइन क्या है,
प्रीवियस लाइन है AD, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन दैट इज AD, तो हम A लिख सकते हैं आंसर डायरेक्टली, कैन फाइंड A इज द आंसर। नेक्स्ट, how the following option shows the relation between forebearing and back bearing। तो सर forebearing and back bearing, ठीक है, तो कौन सा रिलेशन यहाँ पर फाइंड आउट होता है, जरा देखो, बैक बेरिंग इज इक्वल टू 4, जब आपका वेदर इट इज फोर बेरिंग वेदर इट इज बैक बेरिंग, अगर ये 180 से ज्यादा होगा या 180 से कम होगा, if this is less than 180, whether you have to find four bearing or back bearing, you will simply add 180, you will simply add, है ना, you will simply add। और हाँ, चलिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बैक बेरिंग इज 180 प्लस माइनस फोर बेरिंग, तो प्लस कब यूज करेंगे, प्लस हम यूज करेंगे जब आपका फोर बेरिंग 180 से कम होगा, ठीक है, और माइनस कब यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे जब आपका फोर बेरिंग, ठीक है, जब आपका फोर बेरिंग का कहाँ होगा, माइनस यूज करेंगे जब ये ग्रेटर देन हो जाएगा 180 से, है ना, बिल्कुल। और भी कुछ लिख सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है ये वाला भी है इसमें, देखो, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ठीक है ना, ये वाला तो नहीं हो सकता, फोर बेरिंग ग्रेटर आर इक्वल टू, हाँ एक सेकंड एक सेकंड, फोर बेरिंग ग्रेटर आर इक्वल टू, ठीक, तो फिर माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला नहीं हो सकता है, तो आई वुड से ये भी है, तो हम दोनों को कंबाइन करके ये लिख सकते हैं डी आंसर, आ रहा है समझ, ए और बी को डी कंबाइन डी लिख सकते हैं। फाइंड द डिक्लिनेशन एट द प्लेस इफ द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द सन एट द नून इज 180। देखो, मैंने अभी बोला था ट्रू बेरिंग क्या होता है, ट्रू बेरिंग होता है मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन होता है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट द प्लेस इफ द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द सन एट नून इज 180। तो ट्रू बेरिंग नून पे क्या होता है सर, 180 होता है, इज इक्वल टू 4, मैग्नेटिक बेरिंग कितना है 184, प्लस माइनस में डिक्लिनेशन, सर डिक्लिनेशन क्या आ जाएगा, डिक्लिनेशन प्लस माइनस डिक्लिनेशन आ जाएगा 180 माइनस 1 दैट इज 4 डिग्री, माइनस 4 डिग्री, तो माइनस 4 का मतलब क्या है, डिक्लिनेशन वेस्टर्न है, डिक्लिनेशन वेस्टर्न है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिड्यूस्ड बेयरिंग इक्विवेलेंट टू द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ 2110। तो आपको 211 डिग्री, ठीक है ना, 54 मिनट्स है, इसको रिड्यूस्ड बेयरिंग यानी क्वाड्रेट सर्कल बेयरिंग लिखना है, कहाँ पे आता है सर, यहाँ पे आएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, तो हम लिख सकते हैं दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, हम लिखेंगे, हम कितना लिखेंगे, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा सर, दिस एंगल विल बी सिंपली 2110 54 माइनस 180, माइनस 180 होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा 54, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 11 माइनस 8, हाउ मच इज 11 माइनस 8, आई थिंक 11 माइनस 8 इज, हाँ कितना आ रहा है, हाँ 3 आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना है 3154, तो सर साउथ, साउथ 3154 टुवर्ड्स द वेस्ट, डी इज द आंसर। आसान है, कौन सा मुश्किल है, मैक्सिमम एरर ऑन ड्राइंग शीट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, डायरेक्टली वैल्यू लिखा है 0.25 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स है, क्विक 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 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, देखो इसमें डाउटफुल क्वेश्चन है, तो दिस इज द डाउटफुल क्वेश्चन। सबसे पहले प्रिज्मेटिक कंपास में ब्रॉड टाइप नीडल होता है विच डज नॉट एक्ट एज ए इंडेक्स, ये वाला ट्रू है। द ग्रेजुएटेड रिंग इज अटैच्ड विद द नीडल, दिस डज नॉट रोटेट along with the line of sight, ये भी एग्जैक्टली राइट है, ये भी एग्जैक्टली राइट है। द रीडिंग्स आर टेकन डायरेक्टली सीइंग थ्रू द टॉप ऑफ द, ये वाला इसमें बोल रहे हैं गलत है, ठीक है ना, तो सिंस द रीडिंग एंड ठीक है ना, साइटिंग इज डन साइमल्टेनियसली, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रीडिंग्स आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम टॉप ऑफ द, ठीक है, ग्लास, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है, तो यहाँ ओनली सी आपका इनकरेक्ट है से, बट मेरे हिसाब से इसमें सी भी राइट है, मैंने बहुत चेक किया, आई वुड से सी भी इसमें राइट है, आप लिख सकते हो सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लेवलिंग मिस्टेक्स इन, ठीक है, देखो रॉड आपको हैंडल करना है, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट आर काउंटेड अंडर, देखो यहाँ रॉड है, इसको मैं अगर हैंडल अच्छे से नहीं करूंगा, विल इट बी पर्सनल, विल इट बी पर्सनल एरर, ऑब्वियसली इट इज माय मिस्टेक, इट इज अ पर्सनल एरर, नेचुरल एरर तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, द आरएल ऑफ ए पॉइंट ए विच इज ऑन द फ्लोर, एक फ्लोर है
उस पे पॉइंट ए है, उसका RL 100 मीटर है, यानी यहाँ कहीं से इसका RL 100 मीटर है, ठीक है ना। बैक साइड वॉज टेकन ऑन ए, यहाँ पर बैक साइड उठाया गया था कितना, यहाँ बैक साइड उठाया गया था 24.55, 24 पॉइंट सॉरी 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 2.4445, 2.445. If the foresight reading on the point B which is on the ceiling is 2 point, हाँ यहाँ पे foresight उठाया गया है जो सीलिंग पे पॉइंट बी है, ठीक है ना, सीलिंग पे पॉइंट बी है, तो यहाँ पे foresight उठाया गया था, तो कितना foresight है, कितना foresight है, दैट इज 2.745। तो सर आपको निकालना क्या, आर अला बी, दिस आर अला बी, तो सिंपली में 100 प्लस दिस आएगा ना सिंपली। देखो इंस्ट्रूमेंट जो होता है हमेशा याद रखोगे, इंस्ट्रूमेंट लेवलिंग में हमेशा हॉरिजेंटल रहता है, हॉरिजेंटल रहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 प्लस, तो क्या आएगा वैल्यू, आई वुड से वैल्यू इसका डी आएगा, आसान है। नेक्स्ट, द बैक साइड ऑन बेंच मार्क, अब बेंच मार्क है उस पर बैक साइड, जैसे ए पॉइंट था, चलो यहाँ बेंच मार्क है, उसका RL 500 है, ठीक है ना। तो इस पे बेंच मार्क उठाया गया था, या इस पे बैक साइड उठाया गया था कितना, 3.415। द फोर साइड टेकन ऑन नेक्स्ट पॉइंट ए, देखो दूसरा पॉइंट ए था यहाँ पे, तो वहां पे फोर साइड उठाया गया है कितना, 2.125, ठीक है। आपको क्या लिखा है, RR ऑफ ए, तो इसका RL ए निकालना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर ये इंस्ट्रूमेंट है, इफ दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, इफ दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा 500 प्लस बैक साइड दैट इज 3.415, तो RL ऑफ ए निकालेंगे, दैट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस में 2.125, यानी फोर साइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 500 प्लस में 3.145 माइनस में 2.125, जरा इसको चेक करते हैं कितना आएगा। तो आई वुड से क्लोज टू व्हाट, हाँ क्लोज टू, चले ये क्लोज है, ये क्लोज है डी। नेक्स्ट, हाँ डमी लेवल यूज किया गया है, विच इट इज आई पीस वर्टिकली ओवर द पैग ए, ठीक है ना। देखो पैग ए पे रखा है, पैग ए पे रखा है, द हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पैग ए टू द सेंटर ऑफ द आई पीस इज 1.25, ठीक है ना, एंड रीडिंग ऑन द पैग बीज, यानी सिंपली में सबसे पहले क्या किया गया है, डंपी लेवल वाज सेटअप विच इज आई पीस वर्टिकली ओवर ए पे फाइंड आउट किया गया है, ठीक है ना। तो याद रखना ए पे रखा है, अब रीडिंग यहाँ पे ए पे उठाया, यानी एच ए उठाया कितना 1.5540, और बी पे उठाया एच बी रीडिंग कितना उठाया 0.705। अब ये शिफ्ट किया गया था बी पैक पे, बी पैक पे द लेवल इज सेट अप ओवर द बी, द हाइट ऑफ द आई पीस अबो द बी, यानी बी पे एच बी डैश कितना निकाला, सर एच बी डैश आपने उठाया यहाँ पे 1.490, और ए पे कितना रीडिंग उठाया, यानी एच ए डैश कितना रीडिंग उठाया, दैट वाज 2 पॉइंट, हाँ जी 2.195 ऑब्वियसली। तो आपको हाइट डिफरेंस एच क्या होता है सर, एच ए माइनस एच बी, ठीक है, प्लस में एच ए डैश माइनस एच बी डैश, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 होता है, जरा आप चेक करो, ठीक है, जरा आप चेक करो, तो आप निकाल सकते हो आप, है ना, यू कैन फाइंड आउट। तो एच ए माइनस या एच बी माइनस एच ए, ऐसे लिखो, एच बी माइनस एच ए लिखो, जो भी है देखो, एच बी माइनस एच ए वॉट एवर, जो भी आप लिख सकते हो, आप एज्यूम करो, सबसे पहले एज्यूम करो ए इज हायर देन बी, तो तब आप इक्वेशन लिख सकते हो एच इज एच बी माइनस एच ए, ठीक है ना। तो एच बी माइनस एच ए लिख सकते हैं। अगर आप एज्यूम करोगे ए इज लोअर देन बी, तब आप लिख सकते हो एच ए माइनस एच बी, आ रहा है समझ, नाउ यू कैन फाइंड आउट, आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो इसका वैल्यू आप पुट करोगे, यू विल फाइंड आउट द आंसर। नेक्स्ट, लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द एंड द सेंटर ऑफ द आईपीस को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होता है। नेक्स्ट, RL ऑफ द पॉइंट ऑन फ्लोर इज 100, फ्लोर पे 100 है RL, और बैक साइड उठाया गया है, इफ द फोर साइड ऑन द पॉइंट बी इज दिस, द, हाँ यही निकालना है, ठीक है। पहले आपको RL, पहले आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, तो दैट इज 100
प्लस में 2.455 और बाद में आपको RL निकालना है बी का, वो आपका 100 या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस में 4 साइड, तो निकाल सकते हो। दैट इज व्हाट, दैट इज 100 प्लस में 2.455, ठीक है, माइनस में 4 साइड 2.745। आई वुड गो विद द क्लोज आंसर। क्या आएगा आंसर? तो मुझे लगता है बी आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन फ्रॉम द हाइट ऑफ 36 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, तो हम जानते हैं जो डिस्टेंस होता है डी, जो डिस्टेंस डी होता है, ठीक है, या हाइट होता है, हाइट वो होता है 0.067, ठीक है ना, कंबाइंड करेक्शन मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर, ये होता है। ऑब्वियसली आपको डी निकालना है, तो डी आएगा सिंपली में, देखिए डी आएगा h बाई 0.0675 अंडर रूट, राइट। तो h कितना है, h है 36 मीटर, h है 36 डिवाइडेड बाय, हाँ ये तो d आता है ना यहाँ किलोमीटर में, so गो विद द सी आंसर, सी। नेक्स्ट, हाँ, तो कंटिन्यूअस रीडिंग्स वर टेकन विद द डमी लेवल एट 3 मीटर लॉन्ग स्टॉप। तो इसमें आपको बैक साइड रीडिंग्स बोलना है। सबसे पहले पहली वाली तो बैक साइड होगी, पहली वाली बैक साइड होगी, आ गया ये वाला, हाँ 0.45 बैक साइड। उसके बाद जहां पर एकदम से रीडिंग डिक्रीज होगी वो वाली भी बैक साइड होती है। देखो 2.95, अब 0.75, ये तो बैक साइड आ गया, ये बैक साइड आया। आगे सर 2.45 एकदम से रीडिंग डिक्रीज हो गई तो बैक साइड आ गया। तो तीन बैक साइड रीडिंग्स है, तीन है 0.4, हाँ पॉइंट 425, 0.750, पॉइंट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसका सी है। तो याद रखोगे बैक साइड कैसे कैसे पहचानोगे सर, एकदम से रीडिंग डिक्रीज हुआ, when there is the reading decreases, ठीक है ना, in the trend, so you'll find out that reading is back side. Next, how the following surface will represent the surface level of the still water, सर ये level surface होता है। Next, RL of the point P and Q are this and this respectively, distance between P, देखो RL of point P and Q, ये point P है और ये point Q है, इसका RL कितना है, इसका RL 49.6 है, और इसका RL कितना है, इसका RL है यानी हाइट, RL हो गया सर सिंपली हाइट, इसी रेफरेंस से, चलो ये रेफरेंस है, दिस इज रेफरेंस। तो इसका RL क्या है, इसका RL 51, हाँ 51.870 है, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, द डिस्टेंस पी क्यू, द डिस्टेंस पी क्यू इन मीटर्स फ्रॉम पी एट विच द, ठीक है ना, एट विच द पॉइंट, देखो एक सेकंड, अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ, आई एम गोइंग टू ज्वाइन दीज, ठीक है, अब ऐसे भी ज्वाइन करता हूँ, देखो सर ऑब्वियसली यहाँ पे 49.6 होगा, यहाँ पे 51.87 होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसका RL कितना होगा, 51 होगा, है ना, देखो 51.87, दिस इज 49 पॉइंट, तो बीच में ही होगा ना, तो ये वाला होगा RL, है ना, ये वाला होगा RL। तो सर हम कैसे, हमें डिस्टेंस x निकालना है, यानी P से ये 51 कितना दूरी पर होगा, और P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर का है, वो 20 मीटर का निकाल सकते हो ना। जरा ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, तो सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से निकालेंगे। देखो छोटा वाला ट्रायंगल फिर बड़ा वाला ट्रायंगल, तो सर हम लिखेंगे ये छोटा वाला ट्रायंगल 51 माइनस 49.6 डिवाइडेड बाय x, है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये आएगा टोटल 51 माइनस करेंगे 49, ठीक है, इज इक्वल टू, इसी तरह ये बड़ी ये वाला डिस्टेंस दैट इज 51.870 माइनस में दिस 49.6 डिवाइडेड बाय आ जाएगा, ठीक है, 20 माइनस एक्स, है ना, सॉरी डिवाइड आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 20 आएगा, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। तो इसका मतलब ये चीज है कि यहाँ से आप x निकाल सकते हो आराम से, ये आएगा 12.33 मीटर, दैट कम्स आउट टू बी 12.33। और भी है कुछ, हाँ, तो कंटूर का गिवन है, कंटूर का, चले निकाले कंटूर का। हाँ जी सर, यहाँ कंटूर मैप है, ठीक है, दे आर मोर और लेस क्लोज इक्वली स्पेस्ड, तो स्टीप स्लोप होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट, इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और आइडेंटिफाइंग पॉइंट इज लाइनिंग ऑन द कंटूर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्टिकल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है ना, जल्दी जल्दी से।
Which of the following is not an advantage of indirect method? Indirect method का advantage कौन नहीं होता है? It is very accurate, it is less accurate. सर क्विक भी होता है, very cheap भी है, can be used for large program, मगर less accurate है, less accurate है, याद रखना. Next, a contour map indicating contour lines that are straight and equally spaced. Equally spaced है और straight है. Which of the following? तो ये क्या होगा सर? ये uniform slope होगा, obviously. Next, according to the basic principle of contouring, which of the following is true? The interval is directly proportional to the complexity of the graphical features. याद रखेंगे सिंपली जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि जो कंटूर इंटरवल होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप. दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्केल ऑफ द मैप. ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप. नेक्स्ट, अब लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है? तो इसमें से सर इनकरेक्ट कौन सा है? कंटूर इंटरवल ऑफ ए मैप कैन वेरी, ये गलत है, रॉन्ग है. तो ये वाला राइट है. और क्लोज्ड, ये भी करेक्ट है. स्टीप स्लोप्स द स्पेसिंग इज स्मॉल, ये भी करेक्ट है. तो यहाँ पे लिखा है रिव्यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट. बाय यूजिंग अ कंटूर मैप intervisibility between 2 points can be determined. Obviously, line separating the basin from the rest of the area cannot be traced. लेकिन वो तो कर सकते हैं. A is true, B is false. और भी है कुछ. Watershed line always runs along the contour, is parallel to the contour, is perpendicular to the contour. Combine is the drainage area perpendicular to the contour. Now the following contour either a hill or a pond. ठीक है ना. क्लोजली देखो, क्लोज हैविंग कंसेंट्रिक सर्कल, ऑब्वियसली होगा. ठीक है, अगर वैल्यू वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा टुवर्ड्स द सेंटर तो हिल होगा, डिक्रीज करेगा टुवर्ड्स द सेंटर तो वो पॉन्ड होगा. नेक्स्ट, और which of the following statement is correct? Contour map show uniform contour, parallel contour show uniform slope, very closed contours show steep, very closed contours show flat, two contours at different elevation cut at right angles. Wrong statement है. So one and two इसका right है. और भी है कुछ? हाँ जी, थैंक यू सो मच. ये आपका क्लास है, जल्दी जल्दी से डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना. जो आपके लिए हमारे इस एप्लीकेशन में हो रहा है या हमारे जो चैनल मेंबरशिप है उसमें हो रहा है आपके लिए, तो क्या डिस्कस हो रहा है याद रखेंगे. देखिए, आपके लिए ये बैच आ रहा है, ठीक है ना. इसमें हमने 4 क्लासेस दे दी, तो वी हैव कंज्यूम्ड द 4 क्लासेस. अब इसका जो टारगेट है वो हमने टारगेट रखा है 28 टू 30 डेज. याद रखिए, इसमें आपका क्लास टाइमिंग 7:30 पे स्वाम होता है और आरसीसी डिस्कस होता है. इसके बाद में आपको 350 पे करना पड़ेगा, ठीक है ना. और यहाँ पे ये जो फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी के बगैर सब कुछ मिल जाएगा आपको. इसके बाद में आपको क्लास टाइमिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है. सो आई विल प्रोवाइड यू द डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा, देन आप इसको, ठीक है ना, देन आप इस बैच को ले सकते हो. ठीक है, तो चलिए एवरीबॉडी, ठीक है ना. तो मुझे लगता है हमने 70 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखाए हैं. हाँ जी, 70 से ज़्यादा. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू, थैंक यू.